हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईडी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज मैं आपके सामने टेट 2026 पेपर 2 साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, सी टेट में भी और यूपी टेट में भी। जब जब यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आया है। और अगर आप इस क्लास को एंड तक देख लोगे तो आपका 1 या 2 नंबर पक्के हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगी पिक्स की हेल्प से। उसके बाद मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं उनको डिटेल में कराऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, मेनली उसके देखो 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो धमनियाँ, शिराएं और जो केशिकाएं हैं ना उनको पढ़ेंगे। और जो हार्ट है, हार्ट एक मतलब उसको थोड़ा डीप में समझेंगे। देखो, ये ना एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, तो मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है, आज हम समझेंगे ब्लड के बारे में, और जो धमनियाँ, शिराएं और जो केशिकाएं हैं उनको पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड PYQs करेंगे। कल की वीडियो में हम पार्ट 2 में हम हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक से ना काफ़ी पर्सन आते हैं और ये टॉपिक ना सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी टेट और यूपी टेट के लिए ही नहीं, अदर एक कॉम्पिटिशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से 1 या 2 नंबर जरूर आता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो क्या है। देखो, जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हॉर्मोन्स व उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? एक अंग समूह पाया जाता है। जीवों के शरीर में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन और जो मटेरियल्स हैं ना, वेस्ट मटेरियल, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए एक अंग तंत्र पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो देखो, मैंने आपको जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर कराया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें मैंने बताया था ना आपको कि जो भी हम खाते हैं और जो भी उससे हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं वो हमारे भोजन से जो हमें मिलते हैं, उसके बाद जो ब्लड है ना, वो ब्लड ही है जो हमारे सभी पोषक तत्वों को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और जो रक्त है ना, वो किसकी हेल्प से पहुंचाता है? ब्लड वेसल्स की हेल्प से, शिराओं की हेल्प से, और जो कैपिलरीज हैं उनकी सहायता से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। जो हमारा ब्लड है किस लिए फ्लो करता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हार्ट जो है वो क्या है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो इन सब को मिलाकर क्या बनता है? रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसकी जो खोज है वो किसने की थी? 1628 में विलियम होवे के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? विलियम होवे ने की थी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको अभी बताया ना कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? देखो, ब्लड है। सेकंड, ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियाँ, इसके अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, और थर्ड पे क्या है? हार्ट है। तो आज हम अपनी वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं? ब्लड के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। हार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। क्योंकि देखो, अभी ना हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं इसको 1 बाय 1 करके। अगर टाइम ना होता तो सीधा मैं आपको क्वेश्चन पे ले आती, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम करते। लेकिन देखो, अगर आप यहाँ से ये टॉपिक कर लोगे ना पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप किसी को भी पढ़ाओगे ना अपनी क्लास में, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से पढ़ के भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ा सकते हो अपनी क्लास में। तो देखो, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओवरव्यू दे रही हूँ मैं पहले आपको। जो टाइप है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, 2 टाइप का होता है, एक खुला होता है और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम
जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर सीमित नहीं रहता बल्कि बॉडी कैविटी में फ्लो करता है, उसे क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इन दिस सिस्टम ब्लड सीधे टिश्यूज़ को सराउंड करता है और ब्लड वेसल्स पूरी तरह विकसित नहीं होते। अब देखो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बंद परिसंचरण तंत्र है ना, वो क्या होता है? इसमें जो ब्लड है वो हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इन दिस सिस्टम ब्लड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के माध्यम से सर्कुलेट करता है और बॉडी कैविटी जो है ना उसमें नहीं जाता है। यह सिस्टम अधिक एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट तेज और नियंत्रित होता है। देखो जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आर्थ्रोपोडा संघ जो मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने जीवों का वर्गीकरण कराया था आपको, तो उसमें मैंने एनिमल्स का जो वर्गीकरण हमने किया था उसमें आर्थ्रोपोडा संघ के जीव मैंने कराया था ना, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। उन सब में क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उसमें सारे इंसेक्ट्स, स्पाइडर आते हैं, ठीक है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सभी मैमल्स में, बर्ड्स में, जैसे हम लोग हैं ना, हमारे अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखो आपको अगर किसी भी टर्म में, किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसी पर डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ तक हमारा हो गया, ओपन और क्लोज सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करते हैं? अब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? ब्लड के बारे में करेंगे और उसके बाद ब्लड वेसल्स के बारे में करेंगे। तो देखो ब्लड क्या है। ब्लड एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और जो ब्लड की जो प्रकृति होती है ना, वो कैसी होती है? दुर्बल अक्षारीय, मतलब कि वीक बेसिक एल्केलाइन, ठीक है। और जो इसका पीएच है वो कितना होता है? 7.4। देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड। तो प्लीज़ ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना कि जो ब्लड का पीएच है वो कितना होता है। मैंने आपको एक वीडियो मैंने बना रखी है एसिड और बेस पे, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि जो एसिड्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है और जो बेसिक होते हैं उनकी वैल्यू क्या क्या होती है। अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो। तो देखो जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही होती है। क्लियर? क्या होती हैं? वो भी एक संयोजी ऊतक ही होती हैं जो हमारी हड्डियां होती हैं। तो देखो टिश्यू वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है वो क्या है? वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो ब्लड है वो क्या है? तो ब्लड क्या है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। एक वयस्क मेल में कितने लीटर ब्लड होता है? देखो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जबकि जो फीमेल है उनमें 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है। कितना होता है? एक वयस्क मेल में 5 से 6 लीटर तक, और जो फीमेल है उनमें लगभग 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है। अब देखो जो रक्त का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये, नोट डाउन कर लेना, यूपी टेट में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है, हीमेटोलॉजी, क्योंकि यूपी टेट में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं इसी तरीके से। अब देखो आगे, अगर हड्डियों को बीच में से काट दिया जाए ना, तो उसके अंदर एक वो होती है बोन मैरो। देखो मैं ये वाला, देखो यहाँ पे जो हड्डी है ना, ब्लड का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? हमारी अस्थि मज्जा में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? बोन मैरो में। देखो ये हड्डी है, हड्डी को अगर काट दिया जाए बीच में से तो उसके अंदर क्या होती है? बोन मैरो होती है। तो वहाँ पर क्या होता है? रक्त का, उसके अंदर ही रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। और जब भ्रूण अवस्था होती है ना, जब क्या होती है? भ्रूण अवस्था, जब एम्ब्रियो, तब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तब ब्लड का निर्माण होता है लीवर में, यानी कि यकृत में। प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये।
अब देखो जो बीपीएम है उसके बारे में बताती हूँ। ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी इस तरीके से। अब देखो एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mmHg होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट कितना 120 और लोएस्ट कितना 80। और जो वयस्क एडल्ट में ब्लड का निर्माण मैंने आपको बता ही दिया कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और जब एम्ब्रियो भ्रूण अवस्था में होते हैं तो तब जो ब्लड है उसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। अब देखो अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। क्या पढ़ेंगे? रक्त का संगठन। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो जो ब्लड है उसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो प्लाज्मा में और एक ब्लड कॉर्पसल्स में। ठीक है, जो रुधिर कणिकाएं होती है। एक है प्लाज्मा देखो जो ब्लड का 55% भाग है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो होता है 45%। तो रक्त का 45% क्या होता है? अणु की फॉर्म में होता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब देखो जो ब्लड कॉर्पसल्स है ना उसके प्रकार, वो कितने प्रकार की होती हैं? जो आरबीसीज हैं, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। जो आरबीसी हैं उनको लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं और जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनको श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। और थर्ड पे है प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। तो जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। देखो अब हम इनको 1 बाय 1 करते हैं। देखो ये जैसे ब्लड है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये ब्लड वेसल है जिसमें से ब्लड जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो ये वाली देखो, और ये कैसे फ्लो कर रहा है? देखो इसमें प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रक्त का जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स से मिलकर बनता है। जो प्लाज्मा है पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके बाद करेंगे ब्लड कॉर्पसल्स को डिस्कस करेंगे। देखो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो कि 90% वाटर से बना होता है। बिरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। जो रक्त है उसका जो कलर है हल्का पीला किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन की वजह से होता है। अब जो प्लाज्मा है उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? देखो जो प्लाज्मा है उसके अंदर 90% वाटर, 7% प्रोटीन पाई जाती हैं, 0.9% सॉल्ट्स, ग्लूकोज 0.1% और जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं ना वो 2% होते हैं। अब देखो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन शामिल होते हैं। अब आगे देखो नेक्स्ट, प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा के क्या क्या कार्य हैं? प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन्स व अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा क्या करता है? प्रोटीन व अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा ब्लड के पीएच को संतुलित मेंटेन बनाए रखता है और यह ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। और जो प्लाज्मा है वो ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अब देखो सीरम के बारे में। सीरम क्या है? प्लाज्मा से जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाता है तो जो भी द्रव प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सीरम कहा जाता है। देखो प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो जो द्रव बचेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको सीरम बोलेंगे। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? रुधिर कणिकाओं के बारे में। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, 55% लिक्विड फॉर्म में होता है और उसकी जो कंपोजिशन है हमने वो पढ़ी। अब हम जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो जो रुधिर कणिकाएं हैं वो ब्लड का 45% भाग
होती हैं। कितना भाग होती हैं? 45% होती है। इनको 3 भागों में बांटा जाता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। हिंदी में नाम याद कर लेना आप इनके, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु। तो देखो 1 बाय 1 अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। तो जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, हम वो ही पढ़ेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, फालतू की थ्योरी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, ना आपका टाइम वेस्ट करूंगी। जहाँ से मैंने पहले सारे PIQ जो है ना उनको स्टडी किया, उसके बाद ही मैं ये आपकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाकर लाई हूँ, ताकि आप इसको करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप ना कर सको। जो आरबीसीज है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, जो आरबीसी है उसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अडल्ट में बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। जबकि एम्ब्रियो अवस्था में कहाँ होता है? लीवर में होता है। एम्ब्रियो अवस्था में मैंने आपको बताया था ना शुरू में भी कि जो एम्ब्रियो अवस्था है उसमें जो आरबीसीज है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। जो आरबीसी हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुरानी आरबीसी जो है ना, उनका जो नाश है, उनकी जो मृत्यु है वो कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछा गया है, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इन पॉइंट्स को। और जो आरबीसीज है ना उनमें सामान्यतः केंद्रक नहीं पाया जाता। जब मैंने आपको सेल का चैप्टर पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको केंद्रक के बारे में भी बताया था। तो जो आरबीसी हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो क्वेश्चन एक्सेप्शन केस से ज़रूर आता है, कई बार आता है। जैसे ऊँट है, लामा है, ठीक है, उनमें क्या होता है? उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो आरबीसी हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मीटर। तो जो महिलाएं हैं उनमें लगभग 40 से 45 लाख प्रति जो ये मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर की क्या पाई जाती हैं? जो आरबीसीज हैं उनकी संख्या। और जो पुरुष हैं उनमें 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। ये एक क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है वॉल्यूम की, जो यूज़ की जाती है कहाँ पर? कंप्लीट ब्लड जो काउंट है ना, सीबीसी, उसको मेज़र करने के लिए। जो जो ये क्यूबिक मीटर है ना, ये एक यूनिट होती है, मतलब कि 1000 ऑफ मिलीमीटर। तो अब देखो जो आरबीसी हैं उनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही जो ब्लड है उसका जो कलर है वो कैसा होता है? लाल होता है। किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से जो हमारा ब्लड है उसका जो रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। अब हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर, संरचना। जो हीमोग्लोबिन है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, हीमेटिन और ग्लोबिन। जो हीमेटिन है इसमें जो आयरन है वो होता है जो ब्लड को लाल कर देता है, और जो ग्लोबिन है ये एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किससे मिलकर बनता है? 2 भागों से मिलकर बनता है, हीमेटिन और ग्लोबिन। हीमेटिन जो है इसमें क्या होता है? इसमें आयरन होता है जो ब्लड को लाल कर देता है, और जो ग्लोबिन है इसमें ये एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अब देखो आरबीसी को लेकर ना कुछ पॉइंट्स हैं स्पेशल, मेनली जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त पाया जाता है। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा कि जो आरबीसी हैं उनका कलर रेड होता है, लेकिन देखो कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त पाया जाता है जिसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। प्लीज़ ये पॉइंट नोट कर लेना, क्वेश्चन अगर ज़्यादा डीप में गए इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त पाया जाता है जिसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से
क्या होता है, ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो कैसे कलर का होता है, नीले कलर का होता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, आरबीसी के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं। सोते समय जो आरबीसी हैं उनकी जो संख्या है वो 5% तक कम हो जाती है, जबकि हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या लगभग 30% तक बढ़ जाती है। अब कुछ कंडीशन है आरबीसी से संबंधित, हम उनको पढ़ते हैं। आरबीसी की संख्या कम होने पर क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, जो मुख्यतः आयरन की कमी के कारण होता है। आरबीसी की संख्या बढ़ने की स्थिति को क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है, जो ऊंचाई पर जाने या प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। देखो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आरबीसी से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया एक जेनेटिक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। इस रोग में हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, जिससे खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। यह रोग सामान्यतः 3 महीने की उम्र के बाद पहचाना जाता है और इसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ सकती है। बच्चे को बार बार जो ब्लड है उसको चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसके जो ब्लड है ना वो बहुत उसके अंदर इतनी कमी हो जाती है कि बार बार उसको कि अंदर से ब्लड नहीं इतना बन पाता, बाहर से उसको देखो ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफ्यूजन की। अब देखो हम सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि देखो ब्लड सेल जो होती हैं उनको श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी हैं उनका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। इनका जो निर्माण है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। इनका जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन या कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 13 से 20 दिन भी लिखा आ सकता है, तो इनमें से एक ही आएगा, जो भी आएगा उसी पर आपको टिक करना है। डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि ऊंट और लामा में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी जो डब्ल्यूबीसी है उसकी जो संख्या है वो कितनी होती है, 8000 से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है उसके क्या क्या फंक्शन है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारी शरीर को इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है, हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। ये बैक्टीरिया और जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहते हैं, उसको नष्ट करती है। इन्हें बॉडीगार्ड्स या रक्षक कोशिकाएं या पुलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन डब्ल्यूबीसी से पूछा गया है। इनका नंबर भी पूछा जा सकता है, इनका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि विच ब्लड कार्पसल्स इज़ नोन एज बॉडीगार्ड या फिर पुलिसमैन ऑफ ब्लड, इस तरीके से। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बिल्कुल टिक कराओगे, 1 नंबर आपका 1 सेकंड का काम है यूपी टेट में देखो नंबर लेने का। और अगर नहीं अच्छे से डीप में पढ़ के गए, ऊपरी ऊपरी आप करके गए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मैं आपको 10 मिनट में भी करा सकती थी, ऊपरी ऊपरी करा देती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसे टाइम वेस्ट करने का। मुझे यहाँ पे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए कि मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं, यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। यहाँ पर मेरी तरफ से जितनी हेल्प होगी मैं उतनी आपकी हेल्प करने आई हूँ। यहाँ पर मेरा मेन मोटिव यही है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, प्लेटलेट्स देखो क्या है, रक्त बिंबाणु। जो ब्लड कार्पसल्स हैं उसमें हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी, अब देखो प्लेटलेट्स को हिंदी में रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। इनका जो निर्माण है वो भी बोन मैरो में होता है, और जो डिस्ट्रक्शन है इनका वो कहाँ होता है, स्प्लीन और प्लीहा में होता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता,
इनमें और आरबीसीज दोनों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनका जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। तीनों का जीवन काल प्लीज आप याद कर लेना, तीनों का जीवन काल कितना होता है, आरबीसीज का भी, डब्ल्यूबीसीज का भी और ये प्लेटलेट्स का भी। अब देखो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, जो फंक्शन है ना प्लेटलेट्स के वो क्या क्या है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाना होता है। यह केवल मैमल्स और स्तनधारियों में पाए जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इनकी संख्या भी आप याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है। देखो जो डेंगू फीवर है ना, बुखार में जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो तेजी से कम हो जाती है। डेंगू बुखार की वजह से प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से डेंगू बुखार नहीं होता। प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, क्वेश्चन कई बार यहाँ से आता है। जो हीमोफीलिया है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड का क्लोटिंग सही तरीके से नहीं होता है। इसमें रोगी में चोट लगने पर रक्त बहना जल्दी बंद नहीं होता, इसीलिए यह खतरनाक हो सकता है। और जो देखो हीमोफीलिया है ना उसको रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। अब मैं ना आपको इसको एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। देखो इसको जो रॉयल डिजीज़ क्यों कहा जाता है, यह जो बीमारी है ना सबसे पहले एक यूरोपियन परिवार का हिस्सा रह चुकी है यह बीमारी, क्योंकि यह सबसे पहले जो महारानी विक्टोरिया थी ना उनको हुई थी, उनसे फिर उनके बेटे बेटी में फैल गई। धीरे धीरे यह बीमारी रानी विक्टोरिया के पूरे खानदान में फैल गई, इसीलिए इस बीमारी को क्या कहा जाता है, रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखो हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अभी तक मैंने आपको पूरा ब्लड के बारे में बता दिया, ब्लड की कंपोजिशन हमने पढ़ ली। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन वहीं से उठकर आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने उसी हिस्से को लिया है, वही मैंने आपको कराया है। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखो हमारा जो है इससे जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो दूसरा भाग है वो क्या है, ब्लड वेसल्स। उसके बाद हम हार्ट को पढ़ेंगे। अब देखो जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो क्या हैं, शरीर की वे नलिकाएं जिनमें ब्लड बहता है उनको क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। इनका काम क्या है, रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। क्या काम है इनका, रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाना। अब देखो ये सारी चीज़ें ना हमारे शुरू से मैंने जैसे हम चल रहे हैं ना पूरे सिस्टम से, पहले हमने सेल पढ़ा, फिर टिश्यू पढ़े, फिर हमने पूरे ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं हम, फिर ऑर्गन्स के साथ साथ हम उनके सिस्टम को भी पढ़ रहे हैं ना। फिर देखो हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था ना कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब देखो जो भी हम उससे न्यूट्रिएंट मिले वो हमारी बॉडी में उनको मूवमेंट करने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना, तो वो क्या है, ब्लड है। तो जो रक्त है पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो वो क्या है, वो नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो क्या करती हैं, रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ले जाना। इनका जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी। रक्त वाहिनियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी। अब जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, देखो जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन यहीं से आता है, एक होती है धमनियाँ, आर्टरीज, वेन्स और केशिकाएं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और केशिकाएं। केशिकाओं को कैपिलरीज भी कहते हैं और जो वेन्स हैं उनको शिराएं कहते हैं हिंदी में, और धमनियों को आर्टरीज कहते हैं। देखो इनको ना मैं याद करने का आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। दिल से रक्त को बाहर ले जाती हैं, अधिकतर ऑक्सीजनेटेड जो शुद्ध ब्लड होता है ना उसको ले जाती हैं। इसकी जो दीवारें होती हैं आर्टरीज की वो मोटी होती है, मजबूत होती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ओटा। इसको ऐसे याद करो, अवे फ्रॉम हार्ट। जो धमनियाँ हैं ए याद करो, ए, और अवे फ्रॉम हार्ट क्या ले जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट शुद्ध ब्लड को। ठीक है, क्या ले जाती हैं, शुद्ध ब्लड को, रक्त को दिल से बाहर ले जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट।
ऐसे करके आर्टरीज। अब देखो वेन्स, शिराएं, शरीर से रक्त को दिल में वापस लाती है। ये वापस क्या लाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको शरीर में, उसको क्या करती हैं? शरीर से रक्त को वापस लाती हैं। इसमें क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं और ये टुवार्ड्स हार्ट, मतलब कि विया हार्ट, हार्ट की तरफ लाती हैं। इनको ऐसे याद करो, जो वेन्स हैं वो कैसे हार्ट्स की तरफ लाती हैं विया हार्ट्स, और जो वो आर्टरीज हैं वो अवे, दूर लेके जाती हैं। अब कैपिलरीज, जो केशिकाएं हैं ये बहुत पतली होती हैं, 1 सेल थिक, यहीं पर गैस एक्सचेंज होता है। धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ने का काम जो करती हैं वो कैपिलरीज करती हैं। अब इनसे रिलेटेड ना कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये हमने पढ़ ही लिया कि जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक ले जाती हैं। उनको क्या कहा जाता है? धमनियाँ कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, पूछ लेंगे आपसे व्हाट इज आर्टरीज। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से ऐसे स्टेटमेंट करके दे देंगे कि किनको कहते हैं? जो ऐसी ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के विभिन्न पार्ट तक ले जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। इनका जो कलर है वो सामान्यतः लाल रंग होता है इनका। इनमें ब्लड का जो प्रेशर है वो उच्च होता है। ये शरीर के अंदर गहराई में पाई जाती हैं। शरीर के अंदर गहराई में मतलब कि ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। अब देखो, कुछ अपवाद हैं। अपवाद मतलब कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शंस हैं। वो क्या क्या हैं? जो पल्मोनरी आर्टरीज है ना, फुफ्फुसिया धमनी जिसको बोलते हैं, इसमें CO2 युक्त अशुद्ध रक्त फ्लो करता है। यह हार्ट से लंग्स तक जाता है। ठीक है, क्या जाता है? जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो एक एक्सेप्शन है जिसमें अशुद्ध रक्त फ्लो करता है और हार्ट से लंग्स तक जाता है। नोट कर लेना प्लीज, क्वेश्चन कई बार यहाँ से आया है एग्जाम में। अब देखो, ओटा, ये है महाधमनी, ये आर्टरीज के टाइप्स में आती है। ओटा क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि जो शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कौन है, कौन सी है? ओटा, महाधमनी, जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब सेकंड देखो, वेन्स। वेन्स का काम क्या है? ब्लड वेसल्स को CO2 युक्त अशुद्ध ब्लड को बॉडी से हार्ट तक वापस ले जाना, अशुद्ध ब्लड को। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन हैं। इनका कलर सामान्यतः नीला होता है और ये ना हमारी स्किन में बाहर से कई बार दिखाई देती हैं, बाहर से थोड़ी मोटी होती हैं ये थोड़ी सी। इनमें जो ब्लड फ्लो है वो धीमा होता है। इनमें जो वॉल्स हैं ना, कपाट, वो पाए जाते हैं। अब इसके भी देखो कुछ अपवाद हैं। इसमें मैंने आपको क्या बताया, देखो ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त को बॉडी से हार्ट तक वापस लाती हैं। लेकिन अपवाद क्या है? जो पल्मोनरी वेन है ना, वो फुफ्फुसिया शिरा एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजन रिच शुद्ध ब्लड जिसमें क्या करता है? फ्लो करता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? अशुद्ध ब्लड को लेके जाती हैं ये, ठीक है, जिसमें अशुद्ध मतलब कि जिसमें CO2 मिला होता है, ठीक है। लेकिन कुछ अपवादों की वजह से कुछ इनमें, यहीं से क्वेश्चन आएगा उठ के जब भी आएगा, जो पल्मोनरी वेन है वो शुद्ध रक्त फ्लो करता है उसमें और ये लंग्स से हार्ट तक रक्त को लेकर जाती हैं। अब है कैपिलरीज, केशिकाएं। केशिकाएं बहुत पतली होती हैं, ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। इनके माध्यम से जो डिफ्यूजन है ना, उनके द्वारा O2 CO2 और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखो एक बार ना मैं आपको थोड़ा सा इनका ना एक बार याद करने का बहुत अच्छे से एक तरीका बताती हूँ मैं। जो आर्टरीज हैं, जो आपकी वेन्स हैं, देखो जो आर्टरीज होती हैं ना, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये स्किन में अंदर की ओर देखने को मिलती हैं, ठीक है, और ये थोड़ी मोटी मोटी होती हैं क्योंकि इनमें ना जो ब्लड होता है वो, उसका जो फ्लो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। आपको इनको, अगर आप इनको देखना चाहते हो ना आर्टरीज को, तो आप अपनी गर्दन को या तो लेफ़्ट साइड मोड़ना या फिर राइट साइड मोड़ के देखना, तो आप देखोगे गर्दन पर कान के नीचे एक मोटी आपको नस दिखाई देगी। तो चाहे धमनी हो या शिरा हो या केशिकाएं हो, ये क्या होती हैं? ये पूरे शरीर में फैली होती है, ठीक है,
कहाँ फैली होती है? पूरे शरीर में फैली होती है। और जो आपको मोटी नस दिखाई देगी ना ये गर्दन को लेफ्ट और राइट मोड़ने पर, इसको क्या कहते हैं? इसी को धमनी कहते हैं, यही आर्टरी है। अब मैं आपको वेन के बारे में बताऊं। अगर कोई आपसे पूछने लगे बाई चांस कि भाई आप मुझे ये बताओ हमारी बॉडी में वेन कहाँ है, तो देखो कलाई, हमारी जो कलाई है ना उसमें हरे रंग की नसें होती हैं जिनको क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। हिंदी में इनको शिराएं कहते हैं। ठीक है, हमारी स्किन के ठीक नीचे देखने को मिलती है। और ये जो शिराएं हैं ना, इनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त मतलब कि जो जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है उसको अशुद्ध ब्लड कहते हैं। और शुद्ध ब्लड किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आई। अब बात आती है कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या होती हैं भाई? आपने वेन्स हमने बता दिया आपको, आर्टरीज भी आपको देखो मैंने बता दिया अच्छे से कहाँ होती है, वेन्स भी समझ आ गया। अब केशिकाएं देखो मैं आपको बताती हूँ। आपने कई बार देखा होगा आपकी जो स्किन है वो कई बार उसमें रगड़ लग जाती है, जैसे दीवार की साइड से या कुछ भी आपकी स्किन से रगड़ लग गई, कुछ भी घिरस लग गई टाइप, तो अब वहाँ से ना स्किन हट जाती है और तुरंत ना एक खून सा निकल आता है, हल्का हल्का वाइट वाइट भी, ब्लड टाइप भी दिखने लगता है ना। तो जो रगड़ हमें वहाँ पर लगी और उस स्किन पर तुरंत खून निकल आता है, तो वहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, मतलब कि केशिकाएं होती हैं। केशिकाएं जो होती हैं ना वो फट जाती हैं, इन्हीं के कारण वहाँ पर खून निकलता है। तो समझ आ गया सभी को केशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं हमारी बॉडी में, वेन्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं और आर्टरीज कहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड और जो ब्लड वेसल्स है इससे रिलेटेड जितने भी PYQs आज तक बने हैं मैं अब उनको कराने जा रही हूँ। कल वाली वीडियो में हम ब्लड को डिस्कस करेंगे, सॉरी हार्ट को डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 करो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए और मुझे बताना आपका ये टॉपिक करने के बाद कितना स्कोर आपका आया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक वयस्क मनुष्य के में औसतन कितना ब्लड होता है? तो देखो एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सोते समय मनुष्य के RBCs कितने प्रतिशत कम हो जाते हैं? तो देखो सोते समय मनुष्य में 5% तक जो RBCs हैं वो कम हो जाते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, मानव रक्त का pH कितना होता है? तो जो मानव रक्त है उसका जो pH है वो होता है 7.4। अब देखो 7.4 कहाँ पर है? ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो देखो मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव पदार्थ जो रक्त का लगभग 55% होता है वह क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो 55% होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि रक्त का 45% भाग क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट देखो, RBC के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो देखो RBC के निर्माण के लिए, RBC का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जो औसत जीवन काल है वो 100 से 120 डेज तक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर RBC में क्या परिवर्तन होगा? देखो जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे ना तो जो RBCs हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा जो होएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? WBCs का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए देखो, बी देखो और सी देखो। देखो जो WBCs हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना, हमारे शरीर को रोगों से बचाना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सबसे बड़ा श्वेत रुधिर कण लार्जेस्ट WBC कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट WBC है वो कौन सा है? वो है मोनोसाइट।
क्लियर। ये WBC के टाइप्स हैं, मैंने आपको इसमें नहीं कराए, लेकिन मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में उन सभी टाइप्स को लेकर आई हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो देखो रक्त के जमने में जो कैल्शियम है उसकी मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन बी में हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसके मौजूद होने के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। तो जो हेपेरिन है, अगर हेपेरिन शरीर में नहीं होगा, हेपेरिन के मौजूद होने के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी खोज किसने की थी। तो उसकी खोज की थी विलियम हॉर्वे ने। जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धमनी और शिरा के बीच के संबंध को किस रूप में जाना जाता है। तो देखो धमनी और शिरा के बीच के संबंध को, कौन सा ऐसा अंग है जो धमनी और शिरा को बीच में जोड़ता है, कैपिलरीज, केशिकाएं हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि कौन सी धमनी अशुद्ध ब्लड लेके जाती है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसका सही जवाब है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो बताओ किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, कॉकरोच में। आर्थ्रोपोडा संख्य, जो मैंने बताया था ना आपको कि जब मैंने आपको कराया था पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन एनिमल का, तो मैंने आर्थ्रोपोडा मोलस्का संघ कराया था। तो उनमें क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो मैमल्स में और ब्लड में देखने को, बर्ड्स में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त किसके भीतर पूरी तरह सीमित रहता है। तो देखो जो रक्त है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स के अंदर पूरी तरह सीमित रहता है। हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 हिस्से हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। क्या है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन जो बाइल है वो नहीं है। ये सारे के सारे किस में आ गए, ब्लड वेसल्स में आ गए। ठीक है, देखो जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, मेनली 3 उससे मिलकर बनता है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक है, इन दोनों को आज हमने डिटेल में पढ़ा, ब्लड और ब्लड वेसल्स जो हैं। ठीक है, तो जो तीनों हैं, कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज, ये ब्लड वेसल्स का हिस्सा है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा भी हुई ना फिर, तो जो बाइल है वो इसका हिस्सा नहीं है। किस रक्तवाहिनी ब्लड वेसल का डायमीटर सबसे छोटा होता है। तो देखो जो कैपिलरीज हैं उनका जो डायमीटर है वो कैसा होता है, सबसे छोटा होता है। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ क्या कहलाती है। तो देखो आर्टरीज धमनियाँ क्या होती हैं, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर की सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है। मैंने अभी आपको बताया था, अभी लास्ट में जब मैंने करा, तो उसको क्या कहते हैं, महाधमनी, अओर्टा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आर्टरीज धमनियों के बारे में सही है। देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट दे देंगे आपको 4 और आपको बताना होगा कि कौन सा सही है। तो देखो इसमें सभी आर्टरीज में शुद्ध रक्त होता है, या फिर ऑप्शन बी देखो आर्टरीज में वॉल्स कपाट होते हैं, ये भी रोंग। तो जो सी और डी है हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जो आर्टरीज है उनका जो डायमीटर है वो वेन से कम होता है, सही बात है। आर्टरीज रक्त को हार्ट से बॉडी तक ले जाती है, ये भी सही है। तो देखो सी और डी कहाँ पर है, सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये CTET 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेन्स के बारे में है। शिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखो जो शिराएं होती हैं ना,
उनके बारे में इन्होंने सही कथन पूछा है, कौन सा सही है। ऑप्शन ए देखो, ये अधिकतर CO2 युक्त रक्त को हार्ट की ओर ले जाती है, बिल्कुल सही बात है। इनका डायमीटर आर्टरी से कम होता है, ये गलत बात है। इनमें वॉल्स होते हैं जो ब्लड को एक दिशा में फ्लो कराते हैं, बिल्कुल सही है। ये प्राय शरीर के बाहरी भागों में पाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A, C और D। क्या हो जाएगा, A, C और D। ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो समाप्त होती है। आई होप आज की जो क्लास है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।